आई होप सबको दिख रही होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चल ही रहा है यूडीएफ, कुछ नया नहीं। यूडीएफ में नया टॉपिक आज हम देख रहे हैं और उसका नाम है रिकर्शन। हमें समझना आज रिकर्शन, हमें समझना है आज स्टोरेज क्लासेस। आज का जो मेन टॉपिक है स्टोरेज क्लासेस में कौन कौन समझना है, R2, एक्सटर्न, रजिस्टर और स्टैटिक। तो ये आज के मेन ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब चीज़ों को कवर अप करना है हमें। शुरुआत करेंगे रिकर्शन से। शुरुआत हम कैसे करने जा रहे हैं, रिकर्शन। देखिए लास्ट क्लास में हमने नेस्टिंग जैसा कुछ पढ़ाया था, जो फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल करता है तो हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। रिकर्शन भी वैसे ही कुछ है। when a function calls itself, तो when a function calls itself then it is called recursion। अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, खुद को, तो ये क्या बन जाएगा, रिकर्शन बन जाएगा। Recursion behaves similar to infinite loop, बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, इनफाइनाइट लूप की तरह। तो आगे जाकर अगर कोई, जैसे हमने बीच में एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि कोई पूछे कि भाई एक टेबल निकालिए नंबर का, लेकिन लूप का यूज मत करिए, तो आप हमने गो टू स्टेटमेंट यूज किया। उसका एक तरीका और रहेगा रिकर्शन। कोई भी कहता है लूपिंग का कोई प्रोग्राम क्या बिना लूप का हो सकता है, तो एक ऑप्शन हमें देता है फंक्शन कि आप रिकर्शन करके लूपिंग का स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं, लूपिंग का बिहेवियर जनरेट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स algorithms which are not easy to solve using loop, like some sorting algorithm कौन से हो सकते हैं, शॉर्टिंग की क्विक शॉर्ट हो गया जैसे हमारे पास, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हीप शॉर्ट हो गया, इस तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिथम की हो गया। सम ट्रेवर्सल, ट्री ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर, 3 तरह के ट्रेवर्सल होते हैं ट्री में, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ये आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा कभी, अगर आपने पढ़ा हो या पढ़े तो। एंड पोस्ट ऑर्डर, उसी तरह से ग्राफ ट्रेवर्सल। We can also use recursion to solve the find result of any series। किसी भी सीरीज का अगर मुझे कोई रिजल्ट निकालना है, कैलकुलेशन करना है, तो भी हम रिकर्शन का यूज कर सकते हैं। तो कई सारे काम रिकर्शन के, हम लूपिंग का भी बिहेवियर निकाल सकते हैं रिकर्शन से, वो भी हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो रिकर्शन के लिए 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्शन, दूसरा होता है डायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट रिकर्शन एंड डायरेक्ट रिकर्शन। अनदर क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो थोड़ा डीप में जाके होता है, वो होता है हेड रिकर्शन एंड टेल रिकर्शन। ठीक है, हेड रिकर्शन और टेल रिकर्शन। एग्जांपल से पहले तो एग्जांपल देखते हैं रिकर्शन का कैसे हो सकता है। हमने यहाँ पे कोड ब्लॉक स्टार्ट कर दिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखें डायरेक्ट रिकर्शन का। पहले हम डायरेक्ट रिकर्शन का एग्जांपल देख रहे हैं। डायरेक्ट रिकर्शन, हमने बनाया मेन और हमने लिख दिया प्रिंटफ लेसन हेलो। ठीक है, हमने हेलो लिख दिया और फिर मैंने मेन को ही कॉल कर लिया। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ,
हमने लिखा मेन, मेन में हेलो को किया और हेलो के बाद फिर से मेन कॉल होगा, फिर से मेन कॉल होगा, फिर से हेलो आएगा, फिर से खुद के अंदर खुद को कॉल करता जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट टाइम, जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा तो हेलो आता रहेगा। इनडायरेक्ट रिकर्शन, जैसे हमने बनाया एक फंक्शन वाइड हेलो नाम का, ठीक है, वाइड हेलो नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने किसको, हाई को, ये हेलो को प्रिंट किया, स्लैश एन किया और हमने यहाँ से कॉल कर लिया किसी ऐसे फंक्शन को जो कि ऑलरेडी पहले बना हुआ था और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया हाई, ये फंक्शन कॉलिंग हो गई। हमने एक फंक्शन और बनाया वाइड हाई और यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया हाई स्लैश एन और यहाँ पर हमने किसको कॉल कर लिया, हेलो को। तो यहाँ भी एक रिकर्शन एक तरह का जनरेट हो रहा है। मैंने किसी को भी यहाँ पे अगर कॉल किया किसी भी एक फंक्शन को, तो देखिए हेलो कॉल हुआ, हेलो आया, हेलो ने हाई को कॉल किया तो हाई आया, हाई ने फिर से हेलो को कॉल किया तो फिर से हेलो आया और फिर से हाई आया। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। फंक्शन ने अपने आप को तो कॉल नहीं किया, लेकिन ऐसे दो फंक्शन जो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, ऐसे दो फंक्शन जो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, इसी को हम साइक्लिक रिकर्शन भी कह सकते हैं। साइक्लिक, साइक्लिक कॉलिंग अगर फंक्शन की होती है तो ये भी एक रिकर्शन को जनरेट करते हैं और रिकर्शन जब भी आएगा तो इनफाइनाइट लूप की तरह चलेगा। दोनों एग्जांपल को हम चलाकर देखें एक बार किस तरह से बिहेव करते हैं। तो हम यहाँ पर गए और हमने कोड ब्लॉक पे एग्जांपल को रन किया। ये देखिए आउटपुट चलता ही जा रहा है, हेलो 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 हेलो। मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये जो तरीका फंक्शन बनाने का, ये जो तरीका आप देख रहे हैं हेलो हाय, एक्चुअली ये C++ का तरीका है। C कहता है कि आप फंक्शन को मेन के बाद बनाएं, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है मेन, और जो C++ होता है वो कहलाता है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच कहता है कि प्रोग्राम टॉप से शुरू होगा और कॉलिंग करने के बाद अगर कोई फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल डाउन में जाएगा। तो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है। मैंने इसको बिल्ट एंड रन की, इंटफ का इश्यू है। ये देखिए ये चलता जा रहा है, कौन सा, हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो। ये भी इनफाइनाइट चलता जा रहा है। तो ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं ये एक तरह का रिकर्शन के प्रोग्राम। अब इसको हम अपने यूज में कैसे लाएं, क्योंकि अगर हम यूज में नहीं ला पाए तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बस डेफिनेशन के लिए ही देख पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नोट लिख लेते हैं। तो यूटिलाइज द रिकर्सिव फंक्शन, we have to write an exit or a return condition so that we can prevent the infinite calling। अगर ये इनफाइनाइट कॉलिंग बंद होगी तब तुम्हारे किसी काम में आएगा वो, नहीं तो ये तो चलता ही जाएगा। तो यूटिलाइज अगर हम करना चाहते हैं रिकर्शन को प्रॉपर्ली तो हमें उसमें कुछ कंडीशन लगानी होगी। यूजुअली we have to create any parameterized function for recursion. Each time when the function calls itself, the parameter will also be
गिवन। फिर से, क्योंकि अगर पैरामीटराइज फंक्शन है तो अगर खुद के अंदर भी खुद को कॉल करेगा फिर से पैरामीटर को कॉल करेगा। हियर make sure that the actual parameter should be provided after the updation of it। आपको पैरामीटर जब दोबारा कॉल करेंगे उस फंक्शन में पास करेंगे तो कुछ पैरामीटर में अपडेट करके भेजना है ताकि कंट्रोल कर सके फंक्शन को। एंड प्रोवाइड एक्सिट कंडीशन रिटर्न स्टेटमेंट based on the value of parameter। यहाँ पर मेन जो कहानी है ये है कि ईच टाइम व्हेन द फंक्शन कॉल इट द पैरामीटर विल आल्सो बी गिवन। ठीक है, हर बार हमें क्या देना होगा फंक्शन। इस लाइन को अगर हम छोड़ भी दें, ये समझाने के लिए मैंने लिखी थी, और उस पैरामीटर पे मुझे क्या देनी होगी, एक एग्जिट कंडीशन। तो अब देखिए इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं, फिर हम समझाते हैं कि टेल रिकर्शन क्या होता है। एक्चुअली रिकर्शन दो तरह के, जो हेड और टेल रिकर्शन है उसमें फर्क ये होता है कि अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं रिकर्शन से, जितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है उतनी बार वैल्यू प्रिंट करते हुए जा रहा है। जैसे मैंने अभी हेलो हाई देखा था, वो हेड रिकर्शन था, वैल्यू आई प्रिंट हुई और अगली बार कॉल हुआ। टेल रिकर्शन कहता है अगर फंक्शन 100 बार कॉल हुआ है सपोज करिए, तो जब तक आखिरी कॉलिंग नहीं हो जाएगी तब तक आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब आखिरी कॉलिंग खत्म हो जाएगी फिर 1 बाय 1 रिटर्न करना शुरू करेगा पीछे की तरफ से वैल्यू, तो वो कहलाएगा टेल, और वही हमें यूज करना है सबसे ज्यादा। तो एक एग्जांपल पहले देखते हैं रिकर्शन का। देखिए हमने मेन बनाया और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया शो। ठीक है, शो द नंबर फ्रॉम 10 to 9 यूजिंग रिकर्शन। देखिएगा हम लिखा शो नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग रिकर्शन। तो मैंने एक फंक्शन शो करना है तो वाइड शो बनाया, क्योंकि रिटर्न तो कुछ करना नहीं है, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे इंट बना दिया कि मुझे एक फंक्शन देना है। यहाँ पर मैंने शो लिख दिया, 10 कर दिया, एक वैल्यू देनी जरूरी है, मैंने डिफाइन किया जब इसको तो शो इंट एक्स किया। अब ये ध्यान से देखिएगा, मुझे लिखना प्रिंटफ, जो भी डेटा है आप उसे प्रिंट कर दीजिए %d कॉमा हमने x को प्रिंट किया, और वापस से यहाँ पे शो कर दीजिए किसको, x-1 को। एक तो ये तरीका है, x-1 मतलब 9 हुआ तो ये 9 प्रिंट हुआ, फिर ये 8 गया तो 8 प्रिंट हुआ, फिर उसे x में से माइनस किया, क्योंकि x की वैल्यू हर बार अपडेट होती जाएगी, लेकिन एग्जिट कंडीशन तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रिंट करने से पहले या प्रिंट करने के बाद जहाँ आपको सूटेबल लगता है वहां चेक करना है इफ x इक्वल टू क्या हुआ 0, तो या तो एग्जिट या फिर रिटर्न। क्योंकि मेरा टाइप वाइड है इसलिए मैं कोई वैल्यू यहाँ नहीं लिख रहा हूँ रिटर्न करने के लिए, ना तो रिटर्न 1 ना तो रिटर्न 0, मैंने सिर्फ क्या लिखा है रिटर्न, मतलब वापस लौट जाओ। आगे कॉलिंग बंद करो। तो देखिए 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने एग्जिट कंडीशन के लिए क्या दे दिया कि जब भी इस पैरामीटर की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न होगा तो आगे की स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। बट अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर से x को प्रिंट करेगा और फिर से उसी x को -1 करके सेम फंक्शन को दे देगा। अगली बार फिर वो देख रहा है। तो इस फंक्शन को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन मैं दूंगा इसमें तो वो उसे 1 तक प्रिंट करेगा। तो we can use above function to print the value in reverse order from the given number। जो भी आप नंबर पास करेंगे वहां से वो 1 तक तो जाएगा ही। तो ऐसा नहीं कि 10 ही, अगर मैंने यहाँ पर 100 भी लिख दिया होता
ये देखिए, तो ये चीज क्या दिखाएगा, 100 से लेके शुरू हो जाता वो। मैंने फिर से बिल्ट एंड रन किया, यहाँ पर फिर से बिल्ट एंड रन किया, तो इस बार आप देखिए ये 100 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, 1 तक। तो ये प्रोग्राम रिकर्शन के थ्रू हम बना रहे हैं और यहाँ पर लूप नहीं लगा रहे हैं, बट लूप जैसा ही जनरेशन हो रहा है, लूप जैसा ही काम हो रहा है। फंक्शन कॉलिंग होती जा रही, प्रिंट करता जा रहा है, और लास्ट में जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, memory allocation for recursive function। रिकर्सिव फंक्शन को मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है, ये देखिए। मेमोरी एलोकेशन फॉर रिकर्सिव फंक्शन, आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई भी फंक्शन रेडी स्टेट में आता है, रन होता है, तो रैम में अपने एक स्पेस रिजर्व कर लेता है, और जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग बंद होती है वो मेन से हट जाता है। तो कोई भी फंक्शन हो, any function will reserve some space on RAM when it is called and it is destroyed, and the memory will be released as soon as calling finished। जैसे ही कॉलिंग फिनिश्ड हुई वैसे ही मेमोरी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, किसी भी नॉर्मल फंक्शन की अगर हम बात करें। यही कारण है, दैट्स द रीजन इफ द फंक्शन इज कॉल्ड multiple time, then the local variable of function will be created each time। तो अगर मेरा कोई फंक्शन 2 बार कॉल हुआ है तो लोकल वेरिएबल 2 बार बनेंगे फंक्शन के, मतलब पहली बार बन के नष्ट हो जाता है, फिर दूसरी बार बनता है, तो उसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। जैसे अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, हमने लिखा वाइट शो, ठीक है, वाइट शो लिखा हमने, और यहाँ पर एक फंक्शन नॉर्मली हमने बना लिया है, इंटीजर x ले लिया इक्वल टू 20 x प्लस प्लस, और मैंने यहाँ प्रिंटफ कर दिया, %d दे दिया, और मैंने x को प्रिंट किया, और फिर से मैंने इस चीज को x प्लस प्लस लिख दिया। मैंने मेन के अंदर इसे कॉल किया, फंक्शन ऊपर भी लिख सकता हूँ मैंने शो को कॉल किया, फिर मैंने शो को कॉल किया, फिर मैंने शो को कॉल किया, 3 बार शो को कॉल किया। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें तो हर बार ये 21 ही देगा, 22 तक कभी नहीं जाएगा, क्योंकि पहली बार जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो x मेमोरी पे बना नया x, जिसकी वैल्यू क्या थी 20, x प्लस प्लस हुआ 21 हुआ, और फिर जब इसको प्रिंट किया 21 प्रिंट हुआ, 22 हुआ x प्लस प्लस, बट फंक्शन कॉलिंग खत्म हुई तो सारा जो x था डिस्ट्रॉय हो गया। फिर से जब फंक्शन कॉल हुआ फिर से x बना, तो ये हर बार क्रिएट करता जा रहा है मेमोरी में। तो नॉर्मल कॉलिंग की बात हम कर रहे हैं इसकी, तो इसको प्रिजर्व करना भी आगे हम देखेंगे, क्योंकि स्टोरेज क्लास हमने कहा कि हमें पढ़ना है स्टैटिक वगैरह, तो हम इस चीज को भी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं कि हमें जरूरत अगर है वेरिएबल के नेक्स्ट टाइम तो उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता। तो देखिए 21 आ रहा है, बट इन केस ऑफ, अब हम देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है। इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, recursive calling of function memory will not be released from RAM until the last calling of function will get finished।
तो जब तक आखिरी कॉलिंग फिनिश नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली फंक्शन खत्म ही नहीं हो रहा, हमने फंक्शन मान चलो शो के अंदर शो को कॉल किया, तो एक बार शो कॉल हुआ और बिना फिनिश हुए फिर से उसने एक शो को कॉल किया, तो मेमोरी भरती चली जाती है। यही रीजन है कि अगर फंक्शन की कॉलिंग ज्यादा लंबी हो रही है तो ये मेमोरी इफेक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू लूप। लूप मेमोरी इफेक्टिव है, लेकिन फंक्शन रिकर्शन हमेशा मेमोरी की साइज को, खपत को बढ़ा देता है, प्रोग्राम को स्लो कर देता है, तो ये ड्रॉबैक भी है। तो मेमोरी तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक आखिरी वाली कॉलिंग खत्म नहीं होती फंक्शन की। सो यही रीजन है। सो इट इज गुड फॉर सम केस, लेकिन हर जगह अच्छा नहीं है। सो रिकर्शन इज not much memory efficient as compared to loop, and it make the program slower। ठीक है, स्लोअर कर देता है, वो अपनी जगह है। तो रिकर्शन अच्छा नहीं है कुछ मायनों में अगर हम लूप से कंपेयर करें, लेकिन हम अभी रिकर्शन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम कंपेयर नहीं कर रहे। क्या होता है रिकर्सिव कॉलिंग में कि मेमोरी में तब तक डेटा रह जाएगा जब तक आखिरी वाली कॉलिंग फिनिश्ड नहीं हो। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यूजिंग द अबव कॉन्सेप्ट, यूजिंग द मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन we can solve the complex mathematical sums। कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं, देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 हम देख रहे हैं, फाइंड द factorial of any number using recursion। रिकर्शन से फैक्टोरियल निकालना है, रिकर्शन से। तो अब रिकर्शन से सपोज कि 5 है, तो मुझे 5 पास करें, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इस तरह से रिटर्न होना चाहिए। तो इसका प्रोग्राम देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं। हमने रिटर्न करना है तो हमने एक बना लिया रिटर्न फैक्टोरियल और इंट पास करेंगे। हमने मेन में निकाल लिया कि हमें कोई नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, तो f इक्वल टू हमने फैक्ट कुछ भी पास किया, मैंने सिंपल के लिए f को पास किया, और printf हमने लिख दिया फैक्टोरियल इक्वल टू %d और हमने f को प्रिंट किया। रिकर्शन के थ्रू निकालना है, लूप के थ्रू नहीं। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हमने फैक्ट बनाया और हमने कहा जो जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर है x। ठीक है, वो नंबर x। यहाँ कंडीशन लगाई, अगर x इक्वल टू 0 है तो x रिटर्न, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई 1। x अगर 0 हो गया तो उसको रिटर्न करो 1। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, एल्स। नहीं तो या हम ऐसा लिख सकते हैं, रिटर्न x इंटू जो भी x आया है, और यहाँ फैक्ट ऑफ x माइनस 1 पास किया, x माइनस 1। अब यहाँ पे मुझे मेमोरी मैनेजमेंट का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का फायदा क्या मिलने वाला है, एक चीज तो अगर एल्स नहीं भी लिखे तो भी आई थिंक ये चलना चाहिए, क्योंकि अगर एल्स ये चल गया इफ, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो यहाँ तक तो आना ही। तो पहली बार एक सपोज के 5 आया, 0 नहीं तो 5 इंटू हुआ, 5 इंटू मेमोरी से हटा नहीं 5, क्योंकि अभी तक हमारा फंक्शन कॉलिंग खत्म नहीं हुआ और फिर से हमने फैक्ट को कॉल कर लिया, तो फैक्ट ऑफ क्या हो गया 4। तो जब ये दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया मेमोरी में, तो ये होगा यहाँ पहुंचे, क्या 0 नहीं है तो ये बनेगा 4 इंटू, फिर यहाँ पे फैक्ट कॉल हुआ 3, तो अगली बार हुआ इंटू 3, फिर इंटू 1, और जब ये 0 हुआ तो आखिरी वाले पे क्या रिटर्न होगा 1। तो जब यहाँ से रिटर्न हुआ 1, तो ये उल्टे क्रम में 1 लेके आया, फिर दूसरा फंक्शन रिटर्न होगा, फिर तीसरा फंक्शन रिटर्न होगा, और उल्टे क्रम में रिटर्निंग शुरू हो जाएगी। देखो इसको मैं रन करके देखूं जरा। हाँ, फैक्टोरियल सही आ रहा है, 120 आ रहा है। अगर मैंने फैक्टोरियल पहले ही 0 दे दिया तो बनाना चाहिए
फैक्टोरियल ऑफ 1 आ रहा है। अब इसको देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, कैसे देखा हमने। देखिए हमने यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा या इस स्ट्रक्चर को देखिएगा जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। आपने पहली बार मेन फंक्शन की अगर बात करें, मेन फंक्शन में हमने किसे कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ 5। तो मेन ने पहली बार फैक्टोरियल को कॉल किया और ये पहुंच गया जंप करके उस जगह पर जहां पर फैक्टरीफाइंग था। तो ये n में या x में क्या आ गया, 5। अब फैक्टोरियल ने कॉल किया, यहां से क्या कॉल किया फैक्टोरियल ने, क्या रिटर्न चलेगा, रिटर्न 5 इंटू, क्योंकि x इंटू लिखा था मैंने, और फिर से मैंने फैक्टोरियल को कॉल किया। तो यहाँ पे क्या कॉल हो गया, 4। जब इसने 4 कॉल किया तो मेमोरी में, रैम में फिर से एक फंक्शन चला, रिटर्न 4 इंटू। तो रिटर्न हुआ ही नहीं, बस लिखा हुआ रिटर्न 4 इंटू, और फिर ये वाला फंक्शन कॉल करने चला गया। क्योंकि जब भी फंक्शन कॉलिंग होगी वो अपने ब्लॉक से जंप करके दूसरे फंक्शन पे चला जाएगा कंट्रोल। जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि अगर मेन के अंदर मैं किसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, सम को, हाई को, हेलो को, तो मेन को छोड़कर वो हेलो में जाएगा। जब हेलो से वापस आएगा तब मेन के बाकी प्रोग्राम को चलाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर कि रिटर्न ये 5 इंटू जो भी है वो तब चलेगा जब ये वाले फंक्शन की कॉलिंग खत्म होगी, तब इसके बाद आगे प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ चला गया, बट जब यहाँ गया तो रिटर्न 4 इंटू लिखा और फिर यही फंक्शन, तो इसने रिटर्न को छोड़ा और आगे घुस गया इस फंक्शन में। फिर 3 पे गया तो रिटर्न 3 इंटू हुआ और फिर आगे चला गया। मतलब ये सब होल्ड में पड़े हुए हैं मेमोरी में। फिर आगे बढ़े 2 पे गए तो 2 इंटू रिटर्न क्या आ गया, फैक्टोरियल 1। जब 1 पे गए तो 1 इंटू फैक्टोरियल क्या आ गया, 0। कॉलिंग होती जा रही है, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 0 मिला तो आखिरी बार क्या कंडीशन लगी थी कि अगर फैक्टोरियल 0 है तो 1 रिटर्न करो। तो आखिरी टाइम यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, 1। आगे कॉलिंग बंद हुई। जब फैक्टोरियल 0 मिला तो यहाँ पर कॉलिंग बंद हो गई। क्या स्टेटमेंट मिला, रिटर्न 1। तो यहाँ से पहली बार रिटर्न हुआ टेल, सबसे आखिरी से कहाँ पर रिटर्न हो गया है, यहाँ पर सॉरी क्या रिटर्न लेके आया, यहाँ पर 1 हो गया। तो ये रिटर्न बना 1 इंटू 1। क्या रिटर्न हुआ यहाँ से, 1 इंटू 1। ये देखिए साइड में लिखा मैंने। जब रिटर्न 1 इंटू 1 हुआ तो ये बैक होके कहाँ गया, जहां पर ये कॉल हुआ था फंक्शन। 1 इंटू 1 1, तो यहाँ रिटर्न हुआ 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 हुआ, क्या रिटर्न हुआ, 2। अब यहाँ से कौन सा होल्ड था, ये वाला होल्ड था, तो यहाँ रिटर्न हुआ 3 इंटू, इसका जो भी रिजल्ट आया, क्या आया था, इसका रिजल्ट 2 आया था। तो 3 इंटू 2 हुआ, क्या हुआ, 6। अब ये ऊपर गया तो 4 इंटू क्या हुआ, 6 रिटर्न होकर, और फिर जब आया तो 24, और आखिरी में कहाँ रिटर्न होगा, मेन फंक्शन में, क्योंकि इनिशियलाइजेशन कॉलिंग कहाँ से शुरू हुई थी, मेन से। तो वहां पर ये वापस चला गया। तो ये एग्जांपल है टेल रिकर्शन का। मतलब सारे जो फंक्शन है मेमोरी में आते जा रहे हैं बट रिटर्न नहीं हो रहे हैं। कब रिटर्न हो रहा है, जब रिटर्न कीवर्ड मिला। मतलब जब तक फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलता जाएगा तब तक फंक्शन हमारा एक दूसरे को कॉल करते हुए अंदर चलता जाएगा। मेमोरी में सारे फंक्शन होल्ड पे रहेंगे। जब रिटर्निंग शुरू हो जाएगी तो सब एक दूसरे को रिटर्न करते चले जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला प्रोग्राम बनाया हुआ है। कौन सा, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल ऑफ नंबर मिल गया। इसी तरह से अगर मुझे किसी भी नंबर, किसी भी फिबोनिक सीरीज की कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, फिबोनिक सीरीज की फिबोनिक सीरीज कौन सी होती है, 0 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, इस तरह से पर्टिकुलर सीरीज बनती चली जाती है। अगर ये सीरीज मुझे रिकर्शन से जनरेट करनी है या जनरेट नहीं करनी, मुझे कोई सा टर्म चाहिए, मान लीजिए क्या है 3 और 5वीं क्या 5 6वीं पे क्या है 8, ये टर्म चलती जा रही है। टर्म बन कैसे रही है, n-1 + n-2, फिबोनिक ऑफ n-1 + n-2। तो थर्ड टर्म का निकालना है तो सेकंड टर्म का प्लस थर्ड 3 - 1 का और 3 - 2 मतलब फर्स्ट टर्म, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो फिबोनिक ऑफ 3, फिबोनिक ऑफ 2 + फिबोनिक ऑफ 1। फिबोनिक ऑफ 2 क्या था, 1 था। फिबोनिक ऑफ 1 भी क्या था, 1, तो 2 आ गया थर्ड टर्म का। अगर फोर्थ का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिब ऑफ n-1 + n-2। तो n-1 क्या था 3 और n-2 क्या है 2। अब 3 का कैसे निकलेगा, n-1 + n-2, मतलब
फिबोनिक ऑफ 2 प्लस फिबोनिक ऑफ 1, तो ये देखिए फिबोनिक ऑफ 2 प्लस फिबोनिक ऑफ 1, यहाँ पे रिकर्सिव मेथड से इसको हम समझ रहे हैं किस तरह से निकालना है। और 2 का कैसे निकलेगा, फिबोनिक ऑफ 2 का तो पता ही है, फिक्स्ड है, शुरू की 2 टर्म फिक्स्ड हैं, इनको निकालने के लिए हमें कोई भी रिकर्सिव मेथड नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ से एक रिकर्सिव मेथड का कॉन्सेप्ट आया थर्ड टर्म से। क्या मेथड आई, n-1 प्लस n-2 को जोड़ दीजिए। तो 3 का, तो ये देखिए 2 और 1, 2 का फिक्स्ड 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, तो 1 + 1 2 आ गया, और इस 2 का भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 निकल आई थर्ड टर्म। अगर फिफ्थ की निकालना तो पहली सीरीज क्या बनी, फिबोनिक टर्म ऑफ फोर्थ इंडेक्स प्लस 3 n-1 प्लस n-2। 4 की कैसे निकालेंगे, फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2, 4 की निकल आई। 3 की कैसे निकालेंगे, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 n-1 प्लस n-2। अब 3 की कैसे निकालना है, ये पता है आपको, 2 की तो पता है, 2 की 1 होगी, 1 की 1 होगी, तो 3 की निकाला तो फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1, और फिर फिब ऑफ 2 की तो पता थी, 1 आ गई। फिब ऑफ 2 की इस साइड अगर हम देखें, 2 और 1 की पता है सीरीज, 1-1 आएगा, तो यहाँ तो 1-1 कर दिया, बट यहाँ रिकर्शन अभी चल रहा है। फिब ऑफ 2, यहाँ पे रिकर्शन खत्म हो, फिब ऑफ 2 क्या मिला 1, फिब ऑफ 1 मिला 1, देन ये वाला 1, और सबको जोड़ दिया तो क्या मिलेगा 5, फिफ्थ टर्म। इसी तरह से आगे टर्मिनोलॉजी चलती जा रही है। तो यहाँ पर हम इस सिस्टम के द्वारा आपको रिकर्सिव प्रोसेस समझा रहे हैं कि अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो आप रिकर्सिव प्रोसेस से निकालिए, और वहां पर एक फंक्शन के अंदर खुद ही के फंक्शन को कॉल कर लीजिए। कंडीशन क्या लगाना है कि इफ अगर x = 2 हो या x = 1 हो तो 1 रिटर्न कर दीजिए। अगर x = 1 हो या x = 2 हो तो क्या रिटर्न कर दीजिए, 1। अदरवाइज फिर से उसी फिबोनिक को कॉल कर लीजिए। तो प्रोग्राम कैसे बना, बिल्कुल सिंपल सा, देखिए इस प्रोग्राम को समझिएगा। हमने इंटीजर फिबोनिक सीरीज के लिए फंक्शन बनाया फिब नाम का, एक इंटीजर पास करना है। अब आप इसके कोडिंग पे चले जाइए। हमने क्या लिखा, इफ x जो भी है इक्वल टू 1 है या फिर x = 2 है, इन दोनों सिचुएशन पे क्या रिटर्न करना, 1। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करना है, जो भी आपने जिस भी सीरीज का आपको निकालना है x का, तो x-1 प्लस फिब ऑफ x-2। तो देखो यहाँ दोनों जगह रिकर्शन है, दोनों जगह ये अपनी कॉलिंग करेगा नेस्टिंग में और बगल वाला अपनी कॉलिंग करेगा। तो नेस्टिंग के अंदर नेस्टिंग, रिकर्शन के अंदर रिकर्शन, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अगर ज्यादा है तो अपने आप मेंटेन करेगा वो। तो ये अपनी फिबोनिक सीरीज आखिरी तक जाएगा जब तक ये इसे नहीं मिल जाएगा, और ये भी फिब x-2 भी आखिरी तक जाएगा, एक के अंदर एक कॉल करता जाएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, लास्ट में आके यहाँ रिटर्न हो जाएंगे। तो फिब ऑफ x-1 प्लस फिब ऑफ x-2, बस हमने इसको कॉलिंग कर दी। अब ये रिकर्सिव मोड में कॉलिंग होती चली जाएगी। कैसे होगी, ऊपर समझा चुका हूं मैं कि अगर वहां पर 2 और 1 नहीं मिला तो उनके अंदर जाके फिर से कॉलिंग करेगा। तो मुझे इस तरह से कोई भी इंडेक्स का टर्म चाहिए किसी भी जगह का तो हम निकाल सकते हैं। तो प्रोग्राम इसको बना लेते हैं। हमने यहाँ बनाया इंटीजर फिब और हमने लिखा इंट, ठीक है, हमने मेन बना लिया, कोडिंग बाद में कर लेंगे हम मेन की, और यहाँ पर हम पहले बना रहे हैं फिबोनिक सीरीज का फंक्शन। तो हमने बनाया इंट फिब, इंट x बना लिया। क्या कंडीशन लगाई, इफ अगर x = 1 हो अथवा x = 2 हो तो क्या रिटर्न कर देना है, 1 रिटर्न कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करना फिब ऑफ x-1 प्लस फिब ऑफ x-2। ये हो गया। अब देखिए मुझे जिस भी टर्म का फिबोनिक सीरीज निकालना है, अगर हम चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक के सारे टर्म का निकालो फिबोनिक सीरीज, तो हम लूप से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लिखा शो 10 टर्म्स ऑफ फिबोनिक सीरीज, तो हमने इंटीजर i ले लिया। फॉर i = 1, i <= 10 और i++, और यहाँ मैंने printf कर दिया %d/t। यहाँ पे किसको कॉल कर दिया हमने, फिब ऑफ i को। i पहली बार क्या 1, तो 1 टर्म हो गया तो रिटर्न 1 हो गया। फिर i++ 2 और फिब ऑफ 2 हुआ तो 1 रिटर्न हुआ। लेकिन जैसे ही 3, 4, 5, 6 हुआ
तो रिकर्सिव फंक्शन अपने आप कॉलिंग करना शुरू कर देगा। इस तरह से आप इस प्रोग्राम को समझ लीजिए। तो देखिए 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 एंड 55 ये शुरू के कुछ टर्म आपको मिल गए। ये हमने रिकर्शन का कुछ पार्ट, कुछ एग्जांपल सिखाया हुआ है। आपको ज्यादा डेप्थ में घुसना है तो आपको कम से कम 10 प्रोग्राम सॉल्व करने होंगे या 10 फंक्शन बनाने होंगे रिकर्शन से। क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन का इशू नहीं है। करीब 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आप खुद से ट्राई करिए। अगर वो आप ट्राई करेंगे तो आपको रिकर्शन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी रिकर्शन समझ में। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमने समझा दिया, रिकर्शन किस तरह से काम कर रहा है। चलिए आगे बात करना है स्टोरेज क्लास की। स्टोरेज क्लासेस, तो स्टोरेज क्लास क्या होती हैं ये समझिए। स्टोरेज क्लास डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल। लाइक स्टोरेज क्लास से क्या क्या बिहेवियर पता चलता है वेरिएबल का। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। लाइफ टाइम क्या होगी वेरिएबल की, कितनी देर तक जिंदा रहेगा वेरिएबल, जल्दी लॉस हो जाएगा या प्रोग्राम तक चलता रहेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, लाइफ टाइम क्या होगी, लोकेशन क्या होगी वेरिएबल। ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी किससे, स्टोरेज क्लास से। स्टोरेज क्लास से देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस। आर अवेलेबल इन सी। सी में 4 स्टोरेज क्लास हैं। वो कौन कौन सी, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। ऑल द लोकल variables are associated ऑटो स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो जितने भी हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं, अगर हम लिख रहे हैं मेन के अंदर कोई वेरिएबल, तो अगर हम मेन के अंदर वेरिएबल लिख रहे हैं इंटीजर a, तो इट इज सिमिलर टू ऑटो इंट, ठीक है। हम लिखें या ना लिखें दोनों का मतलब एक ही है, तो इंट भी। तो जितने भी लोकल वेरिएबल हैं उनकी स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो, मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें। तो ऑटो का मतलब क्या हुआ, इसकी 3 प्रॉपर्टी देखिए। क्या कौन सी प्रॉपर्टी होता है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो की होती है गार्बेज। लाइफ टाइम इसकी होती केवल अपने ब्लॉक तक। जैसे कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ, अगर मैंने इसको एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना दिया होता तो भी ऑटोमेटिक ही होती लोकल वेरिएबल। तो जैसे ही आपका ब्लॉक खत्म हुआ वेरिएबल खत्म हुआ, ठीक है। तो ये होती लाइफ टाइम। लोकेशन होता है रैम। भाई 2 लोकेशन वेरी, या तो रैम पे बनते हैं वेरिएबल या फिर रजिस्टर पे बनते हैं, ठीक है। रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर पे जो वेरिएबल बनते हैं उनकी एड्रेसिंग नहीं निकाली जा सकती। तो सेफ वेरिएबल अगर हमें बनाना है और छोटी वैल्यू रखनी है तो हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो क्लास, क्या प्रॉपर्टी, पहली चीज इट स्टोर गार्बेज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लाइफ टाइम कब तक है इसकी, लाइफ टाइम is only up to execution of that block or function। जब तक वो ब्लॉक या फंक्शन चल रहा है तभी तक हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्कोप की बात करें, स्कोप इज ऑल्सो इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। आप उस फंक्शन या ब्लॉक के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लोकेशन इसकी होगी रैम। लोकेशन क्या होगी, रैम होगी। तो जितने भी हम वेरिएबल बना रहे हैं लोकल में वो कौन सी स्टोरेज क्लास से रिलेटेड है, ऑटो। यहाँ पे लिखा इंटीजर a इक्वल टू 30 और मैंने यहाँ इंटीजर a फिर से लिखा और यहाँ printf लिखा
यहाँ लिखा %d और मैंने a को प्रिंट किया। अब यहाँ पर जो एक प्रिंट होने वाला है वो यहाँ पे गार्बेज प्रिंट होने वाला है, क्योंकि हम किस ए की बात कर रहे हैं, जो लोकल है। ठीक है, इस स्कोप का ए यहीं पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे b इक्वल टू कुछ ले भी लिया तो इस स्कोप से बाहर उसे हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने लिखा printf %d और मैंने यहाँ पे b को प्रिंट किया तो यहाँ एरर आएगी, एरर, क्योंकि लोकल स्कोप कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ दैट स्कोप, हम b को बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे printf %da लिखा तो यहाँ पर कौन सा a एक्सेस होगा, लोकल वाला नहीं, बाहर, बाहर मतलब बाहर का। ये भी अपने स्कोप का ही कर रहा है लोकल, बट इस स्कोप का वेरिएबल बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ये 30 एक्सेस होगा। यहाँ गार्बेज क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे गार्बेज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा नहीं दिया हुआ। उसी तरह से डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग के बीच इनकी स्टेट मेंटेन नहीं होती है और ये बार बार बनते बिगड़ते रहते हैं। एक्सटर्न, that the variable is belong to outer scope मतलब किसी बाहर के स्कोप से बिलोंग करता है, और somewhere else मतलब अगर हमने किसी वेरिएबल के आगे एक्सटर्न लगा के डिक्लेयर किया, मतलब ये वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं करना है। तो एक्सटर्न determine that the variable will not be created inside the function, and function will make use of any other variable which belong to outside of that function। ये बताता है कि जो अब आप एक्सटर्न लिख रहे हैं वो वेरिएबल आप बना नहीं रहे, बल्कि ये स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल आप किसी उस वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो फंक्शन के बाहर है। एग्जांपल समझते हैं, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मेन, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया printf %d और हमने a को प्रिंट किया। मान लीजिए a मैंने यहाँ नहीं बनाया और मैंने इंटीजर a बाद में बनाया, ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये एरर आएगी। एरर क्यों आएगी भाई? एरर इसलिए आएगी क्योंकि वेरिएबल हमेशा यूज के पहले बना होना चाहिए। बाहर तो आपने बनाया ग्लोबल, लेकिन आपने मेन के पहले नहीं बनाया। अगर मेन के पहले नहीं बनाया तो ये वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है मेन में, क्योंकि बाद में बना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आप मेन के अंदर जाइए और मेन पे जाकर आप लिख दीजिए एक्सटर्न इंट ए, मतलब ये ए आप बाहर जाके सर्च कर लीजिए कि कहाँ पर बना है। आपने कंपाइलर को कह दिया कि बाहर से ए को सर्च करके लाएगा और उस ए को यहाँ पर यूज करेगा। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रिंट हो जाएगा? 20 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अगर बाहर नहीं मिला इस फाइल में तो सर्च इट टू अनदर फाइल, आप किसी और फाइल में सर्च कर लीजिए, वो भी करेगा। तो एक्सटर्न ये कहता है कि इट विल नॉट allocate memory for any variable here। ये कहेगा कि वेरिएबल कोई बाहर से है और उसकी केवल लिंकिंग के लिए काम कर रहा है एक्सटर्न। अब अगर हमने कोई और फाइल बना ली, क्रिएट वेरिएबल्स इनसाइड अनदर फाइल, हम और फाइल में वेरिएबल बना लेते हैं फिर उसे एक्सेस करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट खोला, व्यू पर गए और व्यू पर हम हम जा रहे हैं मैनेजर पर। ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में एक वेरिएबल में एक फाइल बनी main.c और मैंने यहाँ पर एक नई फाइल ऐड कर दी। हमने एक एम्प्टी फाइल बना ली जिसका नाम कर दिया हमने test.c। वेरिएबल क्या बना ली? test.c, इंटीजर a और
a इक्वल टू हमने दे दिया 200 और इंटीजर b इक्वल टू दे दिया 300। ठीक है, अब हम मेन में गए। मेन के अंदर हमने यहाँ पे printf कराया %d, %d। अब वेरिएबल में कहीं और बना के आया हूँ और मैं यहाँ यूज करने बैठूँ तब तो एरर आनी है, उसमें कोई बात ही नहीं। आ गई एरर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सटर्न इंट a एंड b। देखते क्या तो एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ये देखिए कोई एरर नहीं आई, अपने आप कंपाइलर ढूंढ के ला रहा है कि वेरिएबल जहां कहीं भी है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो अपने आप आ गए 200 एंड 300। तो एक्सटर्न बनाने का फायदा ये रहा, यहाँ पर a और b के लिए कोई स्पेस रिजर्व नहीं है। इस तरह से आप वेरिएबल को मल्टीपल प्रोग्राम में शेयर कर सकते हैं। यही चीज एक्चुअली हेडर फाइल के फंक्शंस में होती है। जब हम कहते हैं कि आप कुछ जगह पे जैसे .c से सेव कर देते हैं तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, कारण यही है क्योंकि जो डिफॉल्ट कंपाइलर है वहां पर कुछ एक्सटर्न करके फंक्शन डिक्लेयर कर दिए गए, वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे फाइल से सर्च करके ला लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसे फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हैं उनको किसी और फाइल में जाकर एक्सटर्न डिक्लेयर कर दीजिए, तो सर्चिंग कर लेंगे ऑटोमेटिकली कि वो कहाँ डिफाइंड है। क्रिएट वेरिएबल इनसाइड अनदर फाइल, तो हमने कहा ऐड अ फाइल। कौन सी फाइल ऐड करने जा रहे हैं? हमने कोई भी एक फाइल ऐड कर ली, जैसे मैंने अभी किस नाम से किया था, टेस्ट। तो हमने लिख दिया टेस्टिंग वेरिएबल्स डॉट सी। ठीक है, इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, डिक्लेयर सम वेरिएबल देयर, वहां कुछ वेरिएबल बना लीजिए। इंटीजर a इक्वल टू कुछ भी ले लिया और इंटीजर b इक्वल टू कुछ भी ले लिया। b इक्वल टू भी हमने कुछ भी ले लिया। नाउ राइट द मेन फंक्शन टू योर मेन डॉट सी फाइल, जो आपकी मेन फाइल है। किस तरह से आप बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपका डेटा यूज हो पा रहा है। तो क्या लिख दिया हमने? एक्सटर्न इंट, मतलब यहाँ पर हमने a और b नहीं बनाया। कहाँ से यूज कर लिया हमने यूज कर लिया अपने किसी और फाइल से। सम और रूल देखिए, कुछ और रूल की हम बात करते हैं। we cannot assign the value while declaring the variable with extern keyword। लाइक अगर हमने लिखा मेन के अंदर गए और हमने एक्सटर्न इंट इक्वल टू कुछ लिखा तो एरर आएगी। ठीक है, तो कंपाइलर कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने लिखा मेन और आपने लिखा exter एक्सटर्न इंट a बना लिया और यहाँ इक्वल टू 30 दे दिया, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे a ना मिले इसे, और जब a नहीं मिलेगा तो 30 किसको देगा? इसलिए एरर। वो कहता नहीं, पहले a को ढूंढ लेने दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, अगर एरर आएगी तो इसी लाइन पे आ जाएगी। अगर इस लाइन पे एरर नहीं आई तो उसको a मिल गया और जो भी a मिला उसमें जाके 30 असाइन कर देगा। तो ये वाला काम करेगा, बट इस तरह से हम काम नहीं कर सकते। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैंने लिखा एक्सटर्न इंट a इज इक्वल टू, हमने 30 दे दिया, कुछ भी वैल्यू दे दी और मैंने इसे वापस से रन किया, तो देखिए एरर आ रही है। हाँ, हमने एक्सटर्न इंट a कॉमा b कर दिया और यहाँ a इक्वल टू हमने लिया 0, b इक्वल टू भी ले दिया 0, तो क्या होगा वो देखिए, डेटा 0 0 हमारे इस प्रोग्राम में 0 0 प्रिंट होने लगा। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप असाइन नहीं कर सकते उस लाइन पे जिस लाइन पर आप कॉल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो एक्सटर्न कीवर्ड है, एक्सटर्न विल specify the variables belongs to global scope।
global scope. But if the variable not found in global scope, then it will show error. ऐसा नहीं है कि वेरिएबल नहीं तो बना देगा। मैंने यहाँ पे एक्सटर्न इंट सी ले लिया, ठीक, और मैंने फिर से रन किया तो कुछ एरर तो नहीं आई। एक मिनट देख लेते हैं, एरर तो नहीं आ रही है, लेकिन जब सी में डेटा देंगे तब शायद। एक मिनट और चेक कर लेते हैं जरा मैं। सी इक्वल टू हमने दे दिया 30, अब क्या काम करेगा, शायद ले लेगा, नहीं लेगा। तो the variable is not found global scope and we access it, then it will show error. Access करेंगे तब एरर आएगी। Only the declaration will not show any error even the variable is not available in any scope, global scope. तो अगर वेरिएबल नहीं अवेलेबल है तो भी एरर नहीं आएगी जब तक हम वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिक्लेरेशन करके रख सकते हैं, जब एक्सेस करने जाएंगे तब उसे देखेगा वो कि एक्चुअल वेरिएबल है कि नहीं है। फिर आगे बढ़े और हमने देखा स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास it is used to preserve the variable in memory between मल्टीपल फंक्शन कॉल। मैं भी क्या कर रहा था कि एक बार फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दूसरी बार जब कॉल कर रहा हूँ तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय होकर रिक्रिएट हो रहे हैं, दोबारा बन रहे हैं। बट अगर हम चाहते हैं वेरिएबल मेमोरी में बने रहें डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच, मल्टीपल फंक्शन कॉल के बीच, देन हम क्या यूज करेंगे, स्टोरेज क्लास यूज करेंगे। द स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज, स्कोप नहीं कहते इसको, हम लाइफ टाइम कह सकते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक variables is up to the lifetime of main program। जब तक आपका मेन प्रोग्राम चलेगा तब तक वो जीवित रहेंगे, ठीक है। Not bind to the life of the function where they are declared। उस फंक्शन की लाइफ से उन्हें मतलब नहीं है जहां पर आपने बनाया। फंक्शन बार बार मिटता जाता रहेगा लेकिन वो वेरिएबल मेमोरी में प्रिजर्व रह जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक default value of static variable is 0। तो 0 इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। स्टैटिक अगर लगा दिया तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0। स्कोप इज डिपेंड on the place where they are declared। जहाँ पे बना उसे अगर फंक्शन के अंदर है तो स्कोप उसका फंक्शन के अंदर ही है, मतलब फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होंगे बट वो जीवित रहेंगे। ऑल द ग्लोबल वेरिएबल, अब ध्यान से देखिएगा, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब डिक्लेयर्ड before main function are static by default।
आपने देखा भी है, शुरू में बताया था, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं, स्टैटिक, और वो तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि सारे फंक्शन खत्म नहीं होते, जब तक हमारा मेन प्रोग्राम खत्म नहीं होता। तो किस तरह से काम करते हैं, तो इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड using if the local variable is declared using static keyword, then it will preserve its state between multiple function calls. When the function is called क्या करेगा, it will check that variable in memory, चलो उसको मेमोरी में चेक करेगा, ठीक है, मेमोरी में चेक करेगा। if the variable is found in memory, then it will not be created again, वो दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। but if the function is called first time, अगर फंक्शन पहली बार कॉल हुआ तो वही लोकल वेरिएबल भले ही मैंने स्टैटिक बनाया है बट वो तो बना नहीं होगा पहले से, तो if the function is called first time then it will create the static variables in memory, computers memory। कहाँ बनेंगे, रैम में बनेंगे। तो होता क्या है कि अगर हमने किसी फंक्शन का स्टैटिक इंट बना दिया है, तो जब वो फंक्शन कॉल होगा तो ये देखेगा कि ये पहले से तो नहीं बना है। अगर पहले से बना है क्योंकि स्टैटिक है, लॉस नहीं होता फंक्शन कॉलिंग के बाद भी, तो फंक्शन को अगर मिल गया तो उसको दोबारा उस डिक्लेरेशन को नहीं चलाएगा, और अगर लेकिन नहीं मिला, पहली बार फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो उसे बना देगा। तो एक ही टाइम को मिलाकर बनना है जब भी प्रोग्राम चलेगा। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, हमने देखा एक कॉमन सा एग्जाम्पल बनाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, कंट्रोल ये करके इसको हमने मूव किया, हमने यहाँ लिखा void next val, ठीक है, नेक्स्ट वेल नाम का फंक्शन बनाया और इंट बना लेते। चलिए इसको हमने कहा इंटीजर, एक नेक्स्ट वेल रिटर्न, तो कुछ पास नहीं किया, और हमने यहाँ पे मेन बनाया। नेक्स्ट वेल हमने कुछ इस तरह से बनाया, इंट नेक्स्ट वेल, और हमने यहाँ लिखा स्टैटिक इंट एक्स, ठीक है, स्टैटिक इंट एक्स, और हमने लिखा x प्लस प्लस रिटर्न x। ध्यान से देखिएगा, मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया printf, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो हम इसे प्रिंट के साथ कॉल कर सकते हैं, %d, और हमने यहाँ पे कॉल कर लिया किसको, नेक्स्ट वेल को। तो पहली बार इस फंक्शन को देखिए, जब पहली बार चलेगा फंक्शन तो स्टैटिक इंट x, पहले से x नहीं बना हुआ मेमोरी में, तो इसने x को बना दिया विथ डिफॉल्ट वैल्यू, किसके साथ, 0 के साथ, और फिर x प्लस प्लस किया तो x हो गया 1, और रिटर्न हुआ यहाँ पर, तो यहाँ क्या रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ। फिर से मैंने इसी प्रोग्राम को चलाया, अब हमने देखा नेक्स्ट वेल, तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन पहले x को चेक करेगा, पिछली बार x बन चुका था तो दोबारा इस लाइन को रिपीट नहीं करेगा, सीधे कहाँ से शुरू करेगा, x प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस मतलब 1 था पिछली बार, तो इस बार क्या हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे ये काम करेगा। तो हर बार डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग के बीच वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी। देखिए 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर कॉल करेंगे तो 3 आ जाएगा। और अगर मैंने स्टैटिक हटा दिया यहाँ से, ये देखिए स्टैटिक हटा दिया, तो एक तो गार्बेज लेगा, वो कुछ पता नहीं है मुझे, तो मैंने इक्वल टू यहाँ 0 लिखना पड़ेगा मुझे, तो दोनों ही बार 1 1 आएगा, ठीक है, दोनों बार 1 1 आ रहा है। अगर मैंने स्टैटिक के साथ 0 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही स्टैटिक 0 लेता है।
मैं लिख भी दूं अगर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 1 और 2 आ रहा है, तो मैं स्टैटिक में 0 लिखूं या ना लिखूं, 0 आ रहा तो जितनी बार हम फंक्शन कॉल करेंगे हमारी वैल्यू प्रिजर्व रहेगी। तो डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग के बीच वैल्यू को प्रिजर्व रखने का काम कौन करेगा? स्टैटिक। तो लोकल वेरिएबल होकर भी वो लोकल के स्कोप से लोकल की लाइफ टाइम से ज्यादा लाइफ टाइम मेंटेन कर लेता है। फिर होता है रजिस्टर। इट इज स्मॉल integer type variable. It is small integer type variable that reserve the space inside CPU रजिस्टर। देखिए CPU में रजिस्टर भी होते हैं जिसमें बहुत कम मेमोरी होती है, लेकिन होते हैं बिल्कुल फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए अगर मुझे कोई डेटा रखना फटाफट, जिसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम कहाँ रख देंगे? रजिस्टर में। वेरिएबल दैट रिजर्व द स्पेस इनसाइड द सीपीयू रजिस्टर, सो इट increases the speed of program। अब कैसे इंक्रीज करता है? इफ एनी वेरिएबल आर नीडेड अगेन एंड अगेन, अगर बार बार जरूरत पड़ती, देन वी कैन डिक्लेयर इट यूजिंग विच क्लास? रजिस्टर क्लास लगा के आप उसको बना सकते हैं। बट कुछ इसके ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत कम डेटा स्टोर करेगा, बहुत कम, ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता है, और मुश्किल से 2 या 4 GB का डेटा ही स्टोर करेगा ये। इससे ऊपर आप स्टोर करने जाएंगे तो वो फेल हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन रैम, so we cannot get the location or address of the register variable, address of this type variable। तो ये अच्छी बात है कि थोड़ा सिक्योर होता है। आप इसे पॉइंटर की तरह है, या कि जैसे हम कल कॉल बाय रेफरेंस कर रहे थे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कर रहे थे, तो हम एड्रेस नहीं लगा सकते। तो अगर हमने लिखा मेन और हमने रजिस्टर इंट ए बना लिया, ठीक है, तो अगर हम लिखें यहाँ पर प्रिंट %d, ए को प्रिंट किया, कोई दिक्कत नहीं, 30 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैंने लिखा printf %d एड्रेस ऑफ ए, इट विल बी एरर। रजिस्टर हमें परमिट नहीं करता कि हम उसके एड्रेस को निकाल सकें, रजिस्टर हमें परमिट करेगा ही नहीं कि हम उसके एड्रेस को निकाल सकें। देखिए हमने इसको चलाने की कोशिश करी, ये देखिए एरर आ गई। और अगर मैं हटा दूं तो ये सिर्फ टेक्निकल यूज के लिए जरूरत है, इसका लाइफ टाइम या स्कोप से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ वेरिएबल्स जिनकी जरूरत होती है जब आप बाइनरी लेवल पे, मशीन लेवल पे काम करते तो इनकी जरूरत है, अदरवाइज नहीं। तो हमने केवल स्टोरेज क्लास को समझाने के लिए इसे बता दिया है। स्टोरेज क्लास हमने पढ़ ली, और हमने देख लिया इसके अलावा रिकर्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।